आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अर्थशास्त्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? विकसित है, विकासशील है, या अल्प विकसित है, या मिश्रित है? तो केवल विकसित छोड़कर सब है ना। विकासशील भी है, अल्प विकसित भी है, और यह जो है भारत की अर्थव्यवस्था ये मिश्रित भी है। मतलब यहाँ सरकारी भी, निजीकरण भी और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व है। ठीक ना। ये दोनों पॉइंट आप लोग लिखे थे, तीनों पॉइंट। अगर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाने वाला पहला देश कौन है, तो वो है फ्रांस। अगर कहेगा कि सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था अपनाने वाला, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था, रूस। ठीक ना। अगर क्वेश्चन कहेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था, तो वो कौन है, अमेरिका। ठीक ना। भारत जो है कैसा देश है, तो कृषि प्रधान देश है। और कृषि जो एक ऐसा कृषि है जो एक क्या है, अदृश्य बेरोजगारी पैदा करता है। छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है किसमें, कृषि में। कृषि में इनकम क्या होता है, कम होता है, मेहनत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना। उसमें लागत ज्यादा लगता है। और यह जो है कृषि पूर्ण रूप से मानसून पर क्या करता है, निर्भर करता है। कृषि किस पर निर्भर करता है, मानसून पर। और मानसून ऐसा है कि कभी वफा हो जाता है तो कभी खफा कर देता है। ठीक ना। जब ये आपसे नाराज होगा मानसून, मानसून जब नाराज होगा तो वर्षा होगा ही नहीं, तो सूखा पड़ जाएगा। ज्यादा फिर वफा किया तो बंगाल के खाड़ी में अनाज को क्या कर देगा, बहाकर फेंक देगा, बाढ़ आ जाएगी, है ना। ये दोनों टर्म्स आता है, इसके बीच में होना चाहिए। तो ये है भारत देश में जो कृषि प्रधान देश, इसमें 52 से 55% लोग जो है इसमें कृषि में क्या है, संलग्न है। बाकी जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं वहाँ 2%, तो कहीं 1%, कहीं 5%, कहीं 10%, इससे ज्यादा कहीं कृषि नहीं होता है। लेकिन हमारा भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसलिए भारत जो है विकसित के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अभी विकसित नहीं हुआ है, कम विकसित है, मतलब अल्प विकसित है, लेकिन विकास के रास्ते पर चल रहा है, इसलिए कार्यशील है। इसका मतलब क्या हुआ, विकासशील है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखो, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इसे कहते हैं। तो पूरे भारत देश में एक साल के अंदर में जितने हम पैसा को कमाए वो हमारा नेशनल इनकम होगा। क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में पता लगाया होगा कि ये नेशनल इनकम है क्या। कोई बताएंगे उस व्यक्ति का नाम क्या था? कोई तो ऐसा व्यक्ति होंगे जो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय के बारे में पता लगाए होंगे कि ये राष्ट्रीय आय है क्या। कोई तो व्यक्ति होंगे ना। तो वो व्यक्ति का नाम है, भारत के व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ठीक ना। दादा भाई नौरोजी का एक चर्चित पुस्तक है, जिस पुस्तक को आप लोग सुने होंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुने हैं ना नाम, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक गरीबी रेखा से नीचे से संबंधित एक पुस्तक था। इस पुस्तक में सबसे पहले उसने राष्ट्रीय आय के बारे में क्या किया, पता किया। राष्ट्रीय आय का जब आकलन किया गया तो उस वक्त हम लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय निकला था, जो पर कैपिटा इनकम निकला था, मात्र 20 रुपया निकला था। कितना रुपया, 20 रुपया। और टोटल जो इनकम आया था राष्ट्रीय आय, वो आया था 342 करोड़। 342 करोड़। इस वक्त की स्थिति में तो 342 करोड़ तो कोई भी आप देखोगे इंडस्ट्री वाले कमा लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री हो, पिक्चर फिल्म वाले हो, सलमान खान ने इतना कमा लिया तो अजय देवगन इतना कमा लिया, आप सुने होंगे। तो 342 करोड़ पूरी भारत की इनकम आई थी। वो भी कब,
1868 में। समझ में आ रहा है ना? 1868 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में पता लगाया गया, और वो किसके द्वारा? तो वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद उनके बाद फिर जगह जगह पर हर स्थान पर लोगों के द्वारा नेशनल इनकम के बारे में पता चलाया गया। अब लोगों के, आम जनता नहीं, जैसे वेलेंटाइन सिरोल जो थे वो 1911 में पता किए। ऐसे करके धीरे धीरे लोग जो है पता किए, मेन व्यक्ति, लेकिन मेन दादाभाई नौरोजी का नाम आता है जो पहले बार किए। और उसके बाद 1951 ईस्वी में CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया। तब से लेकर अब तक 1951 के बाद वो नेशनल इनकम के बारे में पता लगाता है कि राष्ट्रीय आय भारत की कितना है, और जितना राष्ट्रीय आय भारत में आएगा उसके कुल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम निकलेगा, जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि आपके घर में 4 लोग काम करने वाले हैं, तो वो 4 लोगों की जो पैसा होगा वो आपका आय होगा। क्या होगा? इनकम होगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन 10 लोग खा रहे हो तो उससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि आपके घर में 5 लोग हैं, केवल पापा काम कर रहे हैं, ठीक, पापा काम कर रहे हैं, मम्मी नहीं काम कर रही है, 2 हो गया, और 2 भाई और 1 बहन है हम लोग, तो 5 लोग हैं, पापा केवल काम कर रहे हैं, पापा का 20,000 रुपया महीना है, बस 5 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आएगा ना, ये 4 प्रति व्यक्ति आय होगा। वैसे ही देश में जितना नेशनल इनकम हो, कुल भारत की जनसंख्या से उसको डिवाइड कर दोगे तो क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये चीजें हैं। चलो ये लिखेंगे हम लोग। अगला इसका पॉइंट लिखोगे राष्ट्रीय आय, लिखोगे राष्ट्रीय आय के बारे में राष्ट्रीय आय के बारे में सर्वप्रथम, राष्ट्रीय आय के बारे में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी के द्वारा, दादाभाई नौरोजी के द्वारा पता लगाया गया। ठीक ना? अगर ये लाइन आप पहले क्लियर कर लेना कि राष्ट्रीय आय के बारे में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी के द्वारा पता लगाया गया था। दादाभाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। दादाभाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? वयोवृद्ध पुरुष, मतलब ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कौन? दादाभाई नौरोजी। अगला पॉइंट में आपको क्या लिखना है? दादाभाई नौरोजी के द्वारा दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का पता लगाया गया। ठीक ना? दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का पता लगाया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय
का आकलन किया। आकलन किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। इन्होंने 1868 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में पता लगाया। जब इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में पता लगाया तो उस वक्त राष्ट्रीय आय का जो पैसा निकला वो 340 करोड़ रुपया निकला, और जो प्रति व्यक्ति आय जो निकला वो मात्र 20 रुपया निकला था, जो नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय आय के बारे में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी के द्वारा पता लगाया गया। दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का पता लगाया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एक एंड छूट गया है ना, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया 1868 में, 1868 में। हो गया। अगला पॉइंट में आपको ऐड करना है क्या? दादाभाई नौरोजी के द्वारा, दादाभाई नौरोजी के द्वारा आकलन में, जब ये आकलन किए तो उस वक्त राष्ट्रीय आय भारत का, ठीक ना, उस वक्त जो है भारत का राष्ट्रीय आय क्या निकला, उस वक्त भारत का राष्ट्रीय आय जो क्या निकला, तो वो 340 करोड़ रुपया निकला। 340 करोड़ रुपया निकला था, ठीक ना, 340 करोड़ रुपया निकला। और जब ये पता लगाए तो उस वक्त प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जो इनकम निकला वो मात्र 20 रुपया निकला था। अब बोलो ये 20 रुपया कैसे निकला होगा? तो 340 करोड़ रुपया में, 340 में भारत की जनसंख्या उस वक्त जितना होगा डिवाइड किया होगा, तो उस वक्त ये निकला होगा क्या? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय बटा टोटल पॉपुलेशन होता है। एक सूत्र लिख लीजिए यहां पर साइड में, लिख लीजिएगा, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय
या इसको आप क्या लिखोगे, टोटल नेशनल इनकम। टोटल नेशनल इनकम बटा में कुल जनसंख्या। टोटल पॉपुलेशन। ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ये एक सूत्र है जिसको आप साइड में यहां रखना। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता क्या है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो चीजें क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। जैसे इन्होंने किया, 340 करोड़ रुपया जो था उस वक्त का नेशनल इनकम था, और उस वक्त जो जनसंख्या होगा उस जनसंख्या से 340 करोड़ में डिवाइड किया हो गया होगा तो कितना निकला होगा, 30 रुपया। ठीक ना। कब, 1868 में। किस पुस्तक में इन्होंने पता लगाया, पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में, जो गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित एक पुस्तक था, तो 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया। यही क्वेश्चन देता है कि सर्वप्रथम भारत में नेशनल इनकम या सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का पता किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था, किस भारतीय के द्वारा लगाया गया था, तो वो व्यक्ति का नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद एक पॉइंट आप लोग और लिख लेना, एक पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होगा कि 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यक्ति जो भारत में थे, इंग्लैंड के व्यक्ति जो भारत में थे, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड लोग, अंग्रेज लोग भारत में थे, ठीक ना। तो 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यक्ति जो भारत में थे उनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल। 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यक्ति जो भारत में थे जिनका नाम क्या था, वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यक्ति जो भारत में थे, वेलेंटाइन सिरोल, इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, कब, 1911 में, ठीक ना। 1911 में इन्होंने कितने करोड़ रुपया निकाला, तो 1942, ठीक ना। राष्ट्रीय आय 1942 करोड़ रुपया निकाला, 1942 करोड़ रुपया निकाला, ठीक है ना। नेशनल इनकम क्या बताया, इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय 1942 करोड़ रुपया निकाला, और इन्होंने पर व्यक्ति आय मतलब प्रति व्यक्ति आय, और यह जो है पर कैपिटा इनकम, इन्होंने पर कैपिटा इनकम जो निकाला वो मात्र 49 रुपया, 49 रुपया। एक साल में 49 रुपया कमाते थे लोग। आज 49 रुपया में तो कुछ नहीं होता। तो एक साल में लोग निकालते थे, एक साल में लोग 49 रुपया कमाते थे उस वक्त 1911 में। 1868 में लोग एक साल में कितना रुपया, 20 रुपया कमाते थे एक आदमी।
ठीक ना। अब इसमें ये भी हो सकता है कोई कोई व्यक्ति नहीं भी कमाने वाले होते हैं, ठीक ना, नहीं भी कमाने वाले होते, जैसे आप लोग नहीं कमा रहे हो। हाँ एज होगा 18 के बाद। हाँ लास्ट एज वही 60-65। हाँ। लास्ट एज का मतलब आप जब तक सक्षम है काम करते वक्त, एक सक्षम होती है ना, जैसे राष्ट्रपति की आयु 65 वर्ष लास्ट, से ज्यादा होगा बस रिटायर हो जाना है आप, तो वो चीज। तो बस आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में किसने पता लगाया? दादा भाई नौरोजी। कब लगाया? 1868 में। किस पुस्तक में लगाया? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। उस वक्त प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। कितने नेशनल इनकम थे, कितने राष्ट्रीय आय थे उस वक्त पूरा मिलाकर? तो 340 करोड़ रुपया। उसके बाद एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे जो अर्थशास्त्री थे और रहते थे कहाँ? भारत में, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि 1947 से पहले इंग्लैंड लोग यहाँ रहते थे। तो उनके द्वारा भी ये पता लगाया गया, वेलेंटाइन सिरोल। उन्होंने जब पता लगाया तो उस वक्त राष्ट्रीय आय भारत का 1942 करोड़ रुपया निकला, क्योंकि अब देश क्या हो गया? आगे बढ़ गया। तो ये इतने पैसे हो गए और प्रति व्यक्ति आय कितने रुपया हो गया? 49 रुपया हो गया, ठीक ना। इसके बाद अब जो है कोई पता लगाता कोई व्यक्ति नहीं है। अब इतना सारा जनसंख्या हो गया कि कोई व्यक्ति से पता आकलन नहीं होगा। तो अब पता कौन लगा रहा है? CSO, इसे कहा जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो अगला पॉइंट में आपको लिखना है, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या इसे कहा जाता है CSO, CSO, ठीक ना, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO का स्थापना भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया। 1951 ईस्वी में किया गया। इस CSO का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ था? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ बनाया गया CSO का? नई दिल्ली। फिर लिख लेना है 9, मतलब अब भारत का राष्ट्रीय आय, इंडिया का नेशनल इनकम जो है, अब कौन पता लगाता है? CSO। तो अब भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO आकलन यहां लिखा गया है, आकलन लगाता है। तो भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया। ये जो CSO है, इस CSO का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अब भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है, या आकलन लगता है।
नाउ अब भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। तो आप याद रखना फर्स्ट वाला दादाभाई नौरोजी, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूरा रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले नेशनल इनकम को क्या किए, पता किए थे। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता क्या है, क्या बोलोगे? कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, है ना। कुल राष्ट्रीय आय बटा में क्या होगा, कुल जनसंख्या। ये पॉइंट को आप याद करना। हो गया, लिख लिए नेशनल आय, नेशनल इनकम। अब देखो, अब आपको पढ़ना है क्या, इसी नेशनल इनकम में ही पुट होता है, ऐड होता है, जिसका नाम है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ठीक ना। ये होता क्या है, कैसे आकलन लगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो अब की जो पॉइंट होगी इसमें आप लोग हेडिंग दे देना जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ये नेशनल इनकम का ही पार्ट है, बट ये स्टैंडर्ड पार्ट है, थोड़ा सा इसको अच्छा से समझना होगा आपको। ठीक ना। ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी समझने के लिए आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। ठीक ना। और वो 4 चीजें जो होगी वो क्या होगा, तो पहला 1 नंबर में आपको ध्यान देना होगा किस पर, अभी लिखिएगा नहीं, केवल ये हेडिंग दे सकते हैं, इसके बाद अभी लिखिएगा नहीं, अभी समझाएंगे उसके बाद लिखाएंगे। ठीक ना। केवल ये हेडिंग दे दीजिएगा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इसके बाद नहीं। ये 1 नंबर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राजनैतिक सीमा। राजनैतिक सीमा, पहला पॉइंट में क्या याद होना चाहिए, राजनैतिक सीमा। मतलब जो पॉलिटिकल मैप है, हम लोग जो पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत जो पढ़ते हैं, तो हम लोग मेन रूप से एक वैसे चीज को देखते हैं जो भारत का क्षेत्र है और भारत का नक्शा को देखते हैं, लेकिन भारत के बाहर का भी जो एरिया होता है वो हम लोगों में आता है। जब भारत के, जैसे मान लो कि आपका ये जो इंडिया का जो नक्शा है, इसके अंतर्गत इसके इधर भी भाग जो है ना, ये आपके पोर्शन आते हैं। ठीक ना। तो ये बोलता क्या है कि नेशनल इनकम जो पता लगाया जाएगा, जो जीडीपी हम लोग पता लगाएंगे, जी नेशनल इनकम का ही भाग एक जीडीपी है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, घर में कमाया गया काम। जैसे मान लो नेशनल इनकम आपका क्या हो सकता है, भारत देश में कमाया हुआ धन, जो भारत का पैसा हो। वैसे ये राजनीतिक सीमा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष में जितने पैसे कमा रहे हैं, ये आपका जीडीपी होगा। क्या होगा, जीडीपी होगा। पहले ये समझिएगा, 1 नंबर में लिख लेना राजनीतिक सीमा। 2 नंबर में होता है क्या, 1 वर्ष। ये तो 1 वर्ष सबको पता है 365 दिन होता है। 3 नंबर में वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा। और 4 नंबर में आता है अंतिम मूल्य। ये 4 नंबर में क्या आता है, अंतिम मूल्य। पहला पॉइंट राजनीतिक सीमा, दूसरा जो है 1 वर्ष, और तीसरा है वस्तु एवं क्या, सेवा, और चौथा क्या है, अंतिम मूल्य। राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, भारत देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 1 वर्ष में वस्तु एवं सेवा पर की गई कार्य में जो अंतिम मूल्य हम किसी को देते हैं, ये हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है। क्या होता है, जीडीपी होता है। ये पूरे पॉइंट में आपका सबसे पहले जो आएगा वो कौन आएगा, जीडीपी। और इस जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद।
कह क्या रहा है कि राजनैतिक सीमा के अंतर्गत, पॉलिटिकल बॉर्डर के अंतर्गत एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में वस्तु एवं सेवा पर की गई जो लास्ट प्राइस होती है उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी। अब इसमें कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो आप नहीं समझ रहे होंगे, जैसे राजनीतिक सीमा तो प्रॉपर समझ रहे हैं। राजनीतिक सीमा का मतलब भारत की सीमा, भारत के आसपास के सीमा। मान लो कि श्रीलंका के ऊपर में आकर कोई मछली मार रहा है तो वो भारत का होगा, श्रीलंका का नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग का बॉर्डर लाइन होता है, और जैसे हम लोग का जल में भी बॉर्डर लाइन है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये जोड़ता है। जैसे हम लोग का बॉर्डर धरती पर जैसे आपका है, जमीन पर है, कि हम लोग बोलते हैं कि मैक मोहन रेखा भारत और चीन को जाता है, बोलते हैं ना कि आपका डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जाता है, मैक मोहन भारत और चाइना को जाता है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। तो वैसे ही हम लोग का जल में भी हम लोग का क्या है, चैनल है, हम लोग का नाम है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकाय को जाता है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकाय को जाता है, 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार को जाता है। ग्रेट चैनल नाम सुने होंगे सुमात्रा का, पाक स्टेट नाम सुने होंगे, तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। तो वो लैनवा भी हम ही लोग का है, हम लोग का क्षेत्र है, वो नदी का क्षेत्र है, मतलब जल का क्षेत्र है। तो कह रहा है कि राजनैतिक सीमा के अंतर्गत, अब आप भी समझ रहे हो कि जहां जल है वहां पर आपको इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, आयात निर्यात हो सकता है, वहां पर मछली का व्यापार हो सकता है, मछली मार सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती है, ठीक ना, समुद्र के किनारा। तो राजनैतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में वस्तु एवं सेवा पर की गई कार्य में जो अंतिम प्राइस देते हैं उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब देखो इसमें एक वर्ष तो समझाना नहीं है, राजनीतिक सीमा समझ ही गए। अब देखिए, अब कह रहे हैं वस्तु और सेवा। वस्तु किसे कहते हैं, जैसे आप किसी को पैसा दिए दुकानदार को, और पैसा देने के बाद उस पैसे के बदले दुकानदार आपको कोई सामान दे, उसे हम वस्तु कहते हैं। जैसे ये जो मेरा मोबाइल है, हम दुकानदार को 10,000 रुपया दिए, दुकानदार ने मोबाइल दे दिया, डिब्बा मोबाइल दे दिया, तो ये वस्तु हुआ, ठीक ना। सेवा किसे कहते हैं, सेवा उसे कहते हैं जहां पैसा देंगे और पैसा के बदले आपको सेवा दिया जाएगा, लेकिन कोई वस्तु नहीं दिया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं। लोग कभी कभी परेशान कर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेवा। जैसे आप लोग यहाँ आए हो, आपको कोई वस्तु नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और ये सेवा क्या है, आपको यहां से उठाकर जहां सिलेक्शन होगा वहां तक पहुंचाना मेरा काम होगा। जब बस से आप ट्रेवल करते हो, यहां से जयपुर से दिल्ली जाते हो, तो आपको बस वो सेवा देता है, आपको वहां से उठाता है जयपुर से और दिल्ली छोड़ देता है। थोड़े बोलता है कि जिस सीट पर बैठे वो सीट ले जाओ, घर पर ले जाकर लगाकर बैठना, उसी पर पढ़ना, कोई वस्तु तो नहीं मिलता है ना। हॉस्पिटल में आप लोग जाते हो, तो हॉस्पिटल में आप जाओगे तो बस आपको बेड चार्ज दोगे, जो भी चार्ज करोगे, आपको वहां कोई वस्तु नहीं मिलेगा, दवा मिलेगा, वो अलग चीज हुआ। आप यहाँ आए हो इसके लिए बैग और बुकलेट मिला है, वो अलग चीज हुआ, लेकिन आपको यहाँ सेवा दिया जा रहा है। तो जितने भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है ना, या यातायात का, जैसे यहाँ से दिल्ली गए या एरोप्लेन से गए तो वो ट्रेवलिंग किए, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब क्या है, सेवा है। तो ये सेवा कर में आता है, ठीक ना। वस्तु उसे कहते हैं जो पैसा दे और पैसा के बदले हमें सामान मिले, उसे हम क्या बोलेंगे, वस्तु कहें। और अंतिम मूल्य क्या होता है कि कभी भी हम कोई सामान जो खरीदते हैं, इस वस्तु का अंतिम मूल्य देते हैं, क्या करते हैं, लास्ट प्राइस देते हैं। अगर लास्ट प्राइस नहीं देते हैं, तो अगर हम दुकान पर जाते, मान लो दुकान पर जाते हैं तो मोबाइल 10,000 को खरीदते हैं, तो वो थोड़े बोलता है कि देखिए इसमें हम आपको 2,000 का डिस्प्ले है, इसमें 4,000 का बैटरी है, 1,000 का स्पीकर है, ऐसे ऐसे करके 10,000 रुपया आप दे दीजिए, ऐसे बोलता है क्या, वो नहीं। वो सीधा बोलेगा 10,000 प्राइस है, लास्ट प्राइस हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। समोसा के दुकान पर गए तो समोसा में भी हम लोग लास्ट प्राइस देते हैं। 10 रुपया का मान लो समोसा है,
तो हम उसको लास्ट प्राइस देते हैं कि लो 10 रुपया। वो अब थोड़े बोलेगा कि इसमें देखो 2 रुपया का आलू डाले हैं, 1 रुपया का मैदा है, 1 रुपया का रिफाइंड डाले हैं, इसमें मिर्च मसाला 5 रुपया का है, ऐसे जोड़ के 10 रुपया दो। ऐसे नहीं होता है। तो किसी भी वस्तु पर हम लोग अंतिम मूल्य देते हैं। क्या करते हैं? अंतिम मूल्य। जो भी आप वस्तु खरीदे होंगे उसको आप अंतिम मूल्य देते हैं। मतलब गवर्नमेंट भी क्या करती है? अंतिम मूल्य ही लेती है। तो 1 वर्ष के अंदर आपके अपनी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा पर की गई कार्य के जो अंतिम मूल्य होता है, इस अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। समझ में आ रहा है ना? जीडीपी कहते हैं। ये हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि जीडीपी हम इसे क्या कहते हैं? बोलते हैं। लेकिन ये जो जीडीपी है ना, इस जीडीपी में 4 पॉइंट है। पहला ये जीडीपी, ठीक ना? और जीडीपी का ही एक और भाई इधर आएगा जिसका नाम है जीएनपी। क्या आएगा? जीएनपी। और फिर ये जो आएगा ना, जो है जीएनपी आ गया, ये आ जाएगा एनडीपी। और एक आता है एनएनपी। क्या आता है? एनएनपी। अब देखो, ये जीडीपी है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इसके हम बोलते हैं क्या? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ये जीएनपी जिसे कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कई साइड में आप लोग लिख भी सकते हो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना? ये एनडीपी को कहा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इसको बोला जाता है कुल घरेलू उत्पाद। कुल घरेलू उत्पाद, ठीक ना? इसके बाद एनएनपी, इसे कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट या इसे बोला जाता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ये कुछ हुआ नहीं है, बस ग्रोस को हटाकर नेट डाल दिया है। तो ये 4 टर्म्स आपको क्या करना है? पढ़ना है, जिसमें जीडीपी बहुत आसान है। ये 4 पॉइंट को कहीं साइड में आप लोग लिख लेना है, ऐसे एक एक पॉइंट को फिर लिखना ही है जब पढ़ोगे तो। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि ये पॉइंट क्या है, क्यों बोल रहा है, क्या होता है, कैसे ये निकलता है। अब जैसे मान लो वस्तु एवं सेवा समझे। अब इसमें सेवा देने वाले आपको बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक ना? और वस्तु का भी प्रोडक्शन निकालने वाले बहुत बहुत क्या है? संस्थाएं हैं, बहुत बहुत कंपनियां हैं। तो जो सेवाएं होती है वो संस्थान में दी जाती है, ठीक है ना? चिकित्सा संस्थान, आप लोग का स्कूल का संस्थान, ऐसे। और जितने भी प्रोडक्शन बना वो प्रोडक्शन निकलता है कहाँ से? तो कोई कंपनी से निकलता है, वहां से वस्तुएं बनती। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। लिख लिए होंगे, नॉर्मल है। चलो यहां से देखना, आपको यहां बता दिया गया कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 1 वर्ष में वस्तु एवं सेवा पर जो कार्य किया गया है, ये इस सभी कार्य को हम किस नाम से जानेंगे? बोलो। तो ये इसे हम जीडीपी के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं।
ये हमारा जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो, जैसे वस्तु है, मान लो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, आपके राजनीतिक सीमा के अंतर्गत चाइना की कंपनी भारत में काम कर रही है, ठीक ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, जो आपको कल लिखाएंगे ये सब, कि चाइना की कंपनी जो है भारत में आकर 50 रुपया का काम कर रही है, मतलब 50 रुपया का बिजनेस कर रही है। भारत का टाटा कंपनी, टाटा तो भारत का है, पता है आप लोगों को, टाटा स्टील प्लांट, रतन टाटा भारत के हैं, जो जमशेदपुर में सबसे पहले खोला गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा। टाटा जो है ना, टाटा हम लोग का अपना भारत देश का है, टाटा, रिलायंस, ये सब। तो टाटा कंपनी 50 रुपये 100 रुपया कमा रही है, ठीक। और भारत के व्यक्ति विदेश में जाकर, जैसे मान लो मेरा भाई विदेश में जाकर, दुबई में जाकर 20 रुपया कमा रहा है, ठीक ना। तो भारत की जीडीपी क्या होगी? अगर आपसे क्वेश्चंस कहे कि भारत के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत चाइना की क्यूक्यू कंपनी, चाइना का क्यूक्यू आता है घड़ी, महंगा आता है, चाइनीज नहीं है कि 20 रुपया 30 रुपया का मिल जाएगा। क्यूक्यू उसका कंपनी का नाम है, जैसे हम लोग का टाइटन, सोनाटा, एचएमटी, और इससे भी रोल्स रोवर, पता नहीं क्या क्या है, जो बहुत बड़ा बड़ा घड़ी है, करोड़ों में आता है वो सब। तो ये कह रहा है कि क्यूक्यू कंपनी जो चाइना के है, जो इंडिया के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, उसके सीमा के अंदर आकर 50 रुपया कमा रहा है। 50 रुपया आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। भारत की टाटा कंपनी भारत में रहकर 100 रुपया कमा रहा है, और हमारा भारत भाई, चाहे आपका भाई दुबई में जाकर 20 रुपया कमा रहा है, तो भारत की जीडीपी क्या होगी? हाँ, याद रखना, कहीं के कंपनी हो, चाहे वो लंदन का हो, ब्रिटेन को हो, आपके सीमा के अंदर आ रहा है ना, आपके सीमा के अंदर वो इन कर गया ना, वो सकल घरेलू उत्पाद होगा। क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आ रहा है? वो आपके घर के अंदर आया है ना, तो वो आपका उत्पाद होगा, मतलब आपका सकल घरेलू उत्पाद होगा। लेकिन वो व्यक्ति जो पैसा कमाया है, वो जो पैसा कमाया है, वो पैसा यहां रखेगा थोड़े, लेकर जाएगा। जैसे मेरा भाई दुबई में 20 रुपया कमा रहा है, तो दुबई वाला को थोड़े दे देगा, हमको देगा। तो जब वो पैसा रिटर्न कर दे, उसे हम कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। समझ रहे हैं मेरे बातों को? जैसे टाटा की कंपनी भारत की है, 100 रुपया कमाई। क्यूक्यू कंपनी जो चाइना की है, जो 50 रुपया कमाया। मेरा भाई दुबई में जाकर 20 रुपया कमाया। तो मेरा जो राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत जो मेरा कुल जीडीपी होगा, जो मेरा कुल सकल घरेलू उत्पाद होगा, जो मेरा कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, वो होगा मात्र 150 रुपया। 100 रुपया टाटा वाला और 50 रुपया क्यूक्यू कंपनी वाला। वो चाइना के हो, नेपाल हो, उससे मतलब नहीं है। तुम मेरे सीमा के अंदर हो ना, तो वो राजनैतिक सीमा यहां पर लिखा हुआ है आपको खुद। राजनैतिक सीमा के अंतर्गत अब चाहे किसी भी देश की कंपनी इस सीमा में आ जाए, वो जीडीपी होगा। लेकिन वो व्यक्ति का पैसा जो है वो लेकर वो जाएगा। चाइना की कंपनी जो भारत में आई है, वो जो कंपनी खोली है, वो पैसा लेकर जाएगी। और हम जो दुबई में जाकर अपने भाई को जो दिए हैं कामा करने के लिए, वो भी पैसा को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो अब अगर आपसे पूछ दिया कि जीएनपी क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, तो आप बता दो 120 रुपया। क्या होगा? केवल मेरा 100 रुपया टाटा वाला और 20 रुपया जो मेरा भाई काम कर रहा है, वो मेरा पैसा। तो 120 रुपया जीएनपी होगा, और जीडीपी जो होगा वो क्या होगा? 150 रुपया। अब इसी में टूट फूट जाए, इसी में अगर टूट फूट जाए, कोई कंपनी कोई चीजें बना रही है, तो वो टूट सकता है, फूट सकता है, खराब हो सकता है। तो उसमें जो माइनस कर दोगे मूल्यह्रास, है ना, तो उस मूल्यह्रास को जब आप माइनस करोगे, तो फिर वो चीजें नेट वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर जीडीपी से नेट निकाल रहे हो तो वो एनडीपी हो जाएगा, और जीएनपी से अगर माइनस कर रहे हो मूल्यह्रास को, तो वो आपका क्या होगा? एनएनपी होगा, है ना। तो ये सभी बातों को हम लोग कल लिखेंगे और समझेंगे डिटेल, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।